Hello everyone, today we are going to solve practice problem 3.3 from Fundamental of Electric Circuit by Alexandra and Zedico. The question is that कि हमें इसमें नोडल एनालिसिस करना है और उसके थ्रू हमें नोड्स के अक्रॉस वोल्टेजेस कैलकुलेट करने हैं। तो नोडल एनालिसिस का सबसे पहला जो स्टेप होता है, हमें नोड्स को आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे कि यहाँ पर एक नोड यहाँ है, एक नोड यहाँ है और आपके पास एक कॉमन नोड जिसे हम रेफरेंस नोड भी कहते हैं, यहाँ पे ग्राउंड नोड भी कहते हैं। पर यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट में देता हुआ चलूँ कि अकॉर्डिंग टू नोडल एनालिसिस, जब आपके पास दो नॉन रेफरेंस नोड के अक्रॉस, जैसे कि ये एक नॉन रेफरेंस है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक रेफरेंस नोड है, ये भी एक नॉन रेफरेंस नोड है, दोनों नॉन रेफरेंस नोड के अक्रॉस दोनों के बीच में अगर आपके पास कोई वोल्टेज सोर्स आ जाती है तो वो आपके पास दोनों नोड्स आपके पास कन्वर्ट हो जाती हैं सुपर नोड के अंदर। जैसे यहाँ पर ये दो नोड्स हैं, तो ये यहाँ पर क्या होंगी, ये दोनों नोड्स आपके पास एक सुपर नोड कहलाएंगी। तो इस सुपर नोड को कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसका हमें अभी सॉल्व करते हैं तो आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा और लर्निंग भी हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले जब हम सुपर नोड की बात करते हैं तो हम इन दोनों नोड्स को एज अ कॉमन नोड कंसिडर करना शुरू कर देते हैं, यानी कि ये आपस में एक ही नोड हो जाती है, यानी कि ये आपस में मिल जाती हैं, एक किस्म की शॉर्ट हो जाती हैं। तो चलते हैं यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले जब नोड्स को हम एनालाइज करते हैं तो सबसे पहले हम उनके अक्रॉस करंट को देखते हैं, इंटरिंग और लीविंग करंट। तो सबसे पहले जो इन करंट हो रहा है यहाँ से हो रहा है, उसके बाद आपके पास यहाँ एक करंट लीव हो रहा है, उसके बाद एक करंट यहाँ से यूँ लीव हो रहा है और एक करंट आपके पास यहाँ से यहाँ लीव हो रहा है। अगर हम इस करंट को हम I1 का नाम दें और उसके बाद आपके पास I2 का नाम दें और उसके बाद I3 का नाम दें और उसके बाद हम I4 का नाम देते हैं। अगर हर नोड को हम जब एनालाइज करते हैं, अगर उसके बाद क्रॉस वोल्टेज मालूम करना होता है तो हमें किरचॉफ करंट लॉ को इस्तेमाल करना होता है। किरचॉफ करंट लॉ कहता है कि सम ऑफ ऑल इंटरिंग एंड लीविंग करंट इज इक्वल्स टू 0। इसके लिए हमें एक शर्त है कि ये तभी मुमकिन हो सकता है ज़ीरो तब आप इंटरिंग और लीविंग करंट के साइन डिफरेंट हो। अगर आप कंसीडर करते हैं इंटरिंग करंट आपके पास पॉजिटिव है तो लीविंग करंट नेगेटिव होना लाजमी है। जब आप कहते हैं कि लीविंग करंट आपके पास नेगेटिव है तो आप कहेंगे इंटरिंग करंट आपके पास पॉजिटिव होना लाजमी, ताकि ये आपस में सम होता नेगेटिव ज़ीरो हो जाए। तो हम यहाँ पे इसको हम V1 का नाम देते हैं, इस नोड के अक्रॉस वोल्टेज, इसके पास हम V2 का नाम देते हैं। तो देखते हैं नोड 1 के अक्रॉस क्या हो रहा है। नोड 1 के अक्रॉस देखें कि आपके पास I1 एक करंट इंटर हो रहा है, उसके बाद मैंने इंटरिंग करंट नेगेटिव लिया, उसके बाद आपके पास I2 जो कि हमारे पास लीव हो रहा है और उसके बाद आपके पास I3 जो कि लीव हो रहा है एंड देन आपके पास I4 जो कि आपके पास लीव हो रहा है। यहाँ अगर हम सॉल्व करें तो I1 क्या है, देखें हमेशा वोल्टेज कहाँ से, मतलब कि हाई लेवल टू हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाता है। तो यहाँ से देखिए करंट हमारे पास यहाँ इन हो रहा है इस नोड के अंदर। इसका मतलब यही कि V1 के जो वोल्टेजेस हैं आपके पास इस सोर्स के वोल्टेज से कम है। इसका मतलब हाई पोटेंशियल क्या है, 14 वोल्टेजेस हैं। तो इसका मतलब हम अगर इसका रफ काम करें देन I1 हमारे पास हो जाता है 14 माइनस V1 अपॉन आपके पास रेजिस्टेंस कौन थे, आपके पास 4 है। ये मैं बताता चलूँ कि V इज इक्वल्स टू IR के सिंपल फार्मूला से ये निकल रहे हैं। और अगर हम I2 की अगर बात करें, I2 इज इक्वल्स टू हमारे पास आता है V अपॉन यानी V1 अपॉन आपके पास 3 ओम। और उसके बाद अगर हम V2 की हम बात करें, हमारे पास I3 की अगर बात करें तो I3 हमारे पास आ जाता है V2 अपॉन आपके पास 2 ओम, जो कि यहाँ पर है। V इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू V अपॉन R के बराबर होता है, तो वही फार्मूला यहाँ लग रहा है। उसके बाद हम I4 की अगर बात करें तो हमारे पास आता है V2 अपॉन आपके पास 6 ओम। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं करंट की वैल्यू कैसे निकाल रहा हूँ हर नोड के अक्रॉस जो लीविंग और इंटरिंग करंट है। V इज इक्वल्स टू IR सिंपल फार्मूला है। तो इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे ये वैल्यूज, जैसे I1 की वैल्यू है आपके पास 14 माइनस V1 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू I2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, V1 अपॉन आपके पास 3 एंड देन उसके बाद प्लस I3 की वैल्यू आपके पास आती है V2 अपॉन 2 और उसके बाद आपका I4 की वैल्यू आती है V2 अपॉन 6। जब हम इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली मतलब कि इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे इनके एलसीएम वगैरह लेके, तो इसका जो सिंपल फॉर्म बनेगी, इस इक्वेशन पूरी जो इसमें से इक्वेशन बनेगी तो वो बनती है आपके पास, पहले तो हम इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। जब इस वैल्यूज पुट करने के बाद सॉल्व होगी तो आपके पास आएंगी वैल्यूज 14
V1 प्लस 16 V2 एंड इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाता है 84। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। और जब हम इस टाइप का जो सर्किट होता है इसमें सुपर नोड आता है, तो पहले तो हम नोड्स के अक्रॉस क्या कर लगाते हैं, KCL लगाते हैं, यानी नोडल एनालिसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ KCL। उसके बाद एक और सर्किट बनाया जाता है जिसके अंदर हम जो लूप बन रहा होता है सुपर नोड के अंदर, उसको हम सॉल्व कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सर्किट बनाते हैं, तो ये सर्किट कुछ इस तरह बनेगा। देन सिंपल जिसके अंदर आप बाकी सारी सोर्सेज को और सॉरी एलिमेंट्स को आप ख़त्म करेंगे। सिंपल एक यहाँ पर V1 आता है और यहाँ पर एक आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है जो 6 वोल्ट है। एंड उसके बाद आते आते यहाँ से आपके पास ये फॉर्म ऐसे बनती है एंड उसके बाद आपके पास ये। तो आप देखें यहाँ पर आपने क्या किया था, पहले इस वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस यहाँ पे आपने इसको आपने शॉर्ट कर दिया था, दोनों नोड्स को V1 और V2 के अक्रॉस मतलब शॉर्ट कर दिया था। तो आपने क्या करा, बाकी जितनी भी सोर्सेज हैं आपने उनको शॉर्ट कर देना है। जितनी भी सोर्सेज हैं सॉरी एलिमेंट्स हैं जैसे रेजिस्टेंस है, उन रेजिस्टेंस को ख़त्म करना है और उन सब तमाम के तमाम रेजिस्टेंस जितनी भी हैं उनको ख़त्म करके आपने शॉर्ट करना है। तो और उसके बाद ये जो आपके पास एक लूप बनेगा, यहाँ पे आपके पास जो लूप बनेगा सुपर नोड के अक्रॉस, इसके यहाँ पे आपने एक लूप लगाना है। लूप लगाएंगे तो यहाँ पर अगर वोल्टेज अगर V1 की बात करूँ तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है और यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है। तो अगर हम लूप लगाएं इस लूप के अंदर KVL लगाएं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ के मुताबिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन अ सिंगल लूप आर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखें कि माइनस V1, उसके बाद माइनस 6 वोल्ट एंड देन प्लस V2 इज इक्वल्स टू 0। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस V1 उसके बाद प्लस V2 इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट। अब देखिए आपके पास ये दो इक्वेशन आ गई, एक तो ये 2 नंबर इक्वेशन, उसके बाद आपके पास 3 नंबर इक्वेशन आ जाती है। जब हम इन दोनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली कैलकुलेटर में, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करें, उसके अंदर डाल के आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास V1 की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल्स टू माइनस 0.4 वोल्ट एंड उसके बाद V2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5.6 वोल्ट। अभी तक हमने नोड्स के अक्रॉस वोल्टेजेस को कैलकुलेट किया था जो कि आपके पास V1 और V2 था। V1 हमारा आया था तकरीबन माइनस 0.4 वोल्ट एंड V2 आपके पास आया था तकरीबन 5.6 वोल्ट। देखिए हमें कैलकुलेट क्या करना, एक तो V ये वाला जो आपके पास 3 ओम के अक्रॉस है और I जो कि आपके पास 2 ओम के अंदर इन हो रहा है। देखिए नोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है आपके पास, उसके साथ अगर ये इस तरह की कंडीशन हो, यानी उसके बाद एक रजिस्टर उसके बाद ग्राउंड है, तो आपके पास सिंपल जो नोड के अक्रॉस वोल्टेज होगा वो उसके साथ वाली सोर्स के अक्रॉस भी वही वोल्टेज होगा। तो यहाँ पर जो 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज है यानी कि V, वो आपके पास सिंपल आपके पास माइनस 0.4 वोल्टेज ही है। और I की अगर बात करें तो हम सिंपल V इज इक्वल्स टू आई आर, देन I इज इक्वल्स टू आपके पास V अपॉन R, देन V आपके पास यहाँ पे V2 जो निकाला है आपके पास 2 ओम के अक्रॉस भी वही वोल्टेज रहेगा जो आपके पास 5.6 वोल्ट है। एंड डिनोमिनेटर में आपके पास रेजिस्टेंस कितनी है 2 ओम, देन 2 ओम, तब इनको डिवाइड करें तो सिंपल आपके पास आ जाता है 2.8 एम्पियर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम या सवाल आपके माइंड में आता है इस क्वेश्चन के हवाले से, या फिर कोई भी और क्वेश्चन जो इस चैप्टर में है, इस बुक के अंदर है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो आपको होपफुली उसका भी आंसर दे दिया जाएगा। बंडल ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।